डेट है आज 11 सितंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज जपद 2021। ये एक्सरसाइज के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। अभी ये स्टार्ट हो गई है रसिया में निजनी नाम की जगह पे। ये जगह आपको याद रखनी है, मैच द फॉलोइंग में कहीं पे पूछी जा सकती है। इस एक्सरसाइज का टारगेट क्या है? देखो, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की मिलिट्री पार्टिसिपेट करती हैं और उनकी मिलिट्री के जो ट्रुप्स हैं, सैनिक हैं, उनको ट्रेनिंग देना इसका टारगेट है। इस एक्सरसाइज में इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है और इंडिया और रसिया के बीच में ही सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं है, ये बात आपको याद रखनी है। इसमें बहुत सारी डिफरेंट ये कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करती हैं और एक दूसरी कंट्री के बीच में कोऑपरेशन, सहयोग बढ़े, ये इसका लक्ष्य होता है। कौन कौन सी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती हैं? देखो, इंडिया रसिया तो है ही, और ये इंडिया के आसपास जो बेलारूस है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी कंट्री हैं, बहुत सारी कंट्री है जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो इसमें यह याद रखना है कि सिर्फ इंडिया और रसिया ही पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान, पीएमजी दिशा। देखो, एक कैंपेन है, अभियान, जिसमें क्या है, जो रूरल एरियाज हैं यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में विलेज हैं, जो गांव हैं, उसमें डिजिटल लिटरेसी 100% लेके आनी है। इसका ये टारगेट है। डिजिटल लिटरेसी का मतलब ये है कि उन्हें फ़ोन चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, उन्हें इंटरनेट कैसे, मतलब सर्फिंग करते हैं इंटरनेट पे, जो सुविधाएं कैसे उपलब्ध करा सकते हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीमें इंटरनेट पे कैसे सर्च कर सकते हैं, ये सब कुछ उन्हें बताना है। यानी कि इंटरनेट के बारे में जानकारी हो, मोबाइल चलाने के बारे में जानकारी हो, ये इसमें सब लिटरेसी यानी कि साक्षरता देना है इस अभियान के जरिए। इस कैंपेन में 3 डे सर्टिफिकेशन ड्राइव होगा रूरल सिटीजन के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में नागरिक रहते हैं। 3 दिन का उन्हें कोर्स कराया जाएगा और सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। इसमें खास तौर पे स्पेशली वुमेन पे इसमें फोकस किया जाएगा, और ऐसी जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी है, जिनके पास भाई साहब ना मोबाइल है, ना कंप्यूटर है, ना इंटरनेट की सुविधा है, उन पे फोकस किया जाएगा। और ये सितंबर 2021 में ये चलाया जाएगा कैंपेन अभियान। ये देखो, गवर्नमेंट की एक स्कीम है, यही पीएमजी दिशा स्कीम, उसी के अंदर लॉन्च किया है ये अभियान। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। देखो, इंडिया का पहला डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व ये बनाया गया है तमिलनाडु में। डुगोंग भाई साहब, एक देखो, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये एनिमल है डुगोंग। ये समुद्र में पाया जाता है, ये पानी में दिखाई दे रहा है आपको, पानी के अंदर है ये डुगोंग। मछली की तरह होता है लेकिन मछली नहीं है ये, और ना ही वेल है ये। डुगोंग इसका अलग नाम है, डुगोंग। इसके कंजर्वेशन के लिए यानी कि प्रोटेक्ट करने के लिए ये रिजर्व बनाया गया है एक, जिसमें इसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। जो तमिलनाडु में पाक बे है, पाक बे तमिलनाडु में आप जानते हैं पाक बे कहाँ पे, ये भाई साहब वर्ल्ड मैप देख रहे हो, वर्ल्ड मैप में ही देख लो ये आप। यहाँ पे देखो, ये आपको दिखाई दे रहा है श्रीलंका और ये अपना हिंदुस्तान, इसके बीच में यहाँ पे पाक बे है, इसके बीच में है पाक बे। जैसे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी, ऐसी पाक की खाड़ी है श्रीलंका और इंडिया के बीच में। तो यहाँ पे ये लगभग 500 किलोमीटर एरियाज में ये रिजर्व बना गया है साउथ ईस्ट तमिलनाडु के कोस्ट पे। जैसे ये अपना तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु के साउथ, यहाँ पे साउथ ईस्ट को कोस्ट पे बनाया गया है ये डुगोंग रिजर्व। डुगोंग क्या है? देखो, एक मैरीन एनिमल है, यानी कि समुद्र में रहने वाला एक पशु है। और जो आयुसीएन है, आयुसीएन क्या है? इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ रिजर्व। ये एक संस्था है भाई साहब, जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्टिसिपेट करती हैं। 1948 में बनाई गई थी ये। इसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। पूरा डिटेल में जानना तो इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में आप लेक्चर देख सकते हो इसका। तो इसकी रेड लिस्ट में इसकी 9 कैटेगरी होती है, उसमें वनरेबल कैटेगरी में डाला गया है, मतलब अच्छी खासी पॉपुलेशन है डुगोंग की। और अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है उसका स्टेट एनिमल है, राज्य पशु के तरह इसको दर्जा दिया गया है, यानी कि स्टेटस दिया हुआ है। जो और एंडेंजर्ड मैरीन स्पीसीज हैं, वो देखो, ये जो स्पीसीज हैं ये किस पे सर्वाइव करते हैं? सी ग्रास और वेजिटेशन पे। और जो ये डुगोंग है ये भी सी ग्रास खाता है और वेजिटेशन, मतलब समुद्र में जो घास होती है, प्लांट वगैरह होते हैं छोटे छोटे, उनको खाता है। यानी कि ये हर्बीवोर्स मैमल है, ओनली हर्बीवोर्स मैमल है ये, जो स्ट्रिक्टली मैरिन और ओनली एक्सटेंट स्पीसीज है डुगोंग, ये डुगोंगडा फैमिली से। देखो, डुगोंगडा फैमिली से केवल इकलौता ये मैमल है हर्बीवोर्स है। जो हर्बीवोर्स का मतलब है कि शाकाहारी है, ये मांस नहीं खाता, कीड़े वगैरह नहीं खाता, ये सी ग्रास वगैरह जो घास वगैरह या प्लांट वगैरह होते हैं समुद्र में उसको खाता है। नेक्स्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021। देखो, ये अभी सर्वेक्षण का मतलब सर्वे कराई जाती है। ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसके सेकंड फेज के अंदर ये सर्वेक्षण कराई जा रही है ग्रामीण एरियाज में, रूरल एरियाज में, विलेज एरियाज में सर्वेक्षण कराई जा रही है। 9 सितंबर 2021 को स्टार्ट हो गई है। इसका टारगेट ये है कि ओडीएफ प्लस की जो, मतलब ओडीएफ प्लस
का जो स्टेटस दिया जाता है उसको हमारी कंट्री में इंक्रीज करना है। ODF प्लस का मतलब ये है ओपन डेफिकेशन फ्री। देखो जब किसी विलेज में कोई भी आदमी या औरत कोई भी पर्सन बाहर ओपन में डेफिकेट ना करे, बाहर शौच आदि करने के लिए ना जाए, टॉयलेट में ही जाए वो, तो ये है ओपन डेफिकेशन फ्री का टैग दे दिया जाता है उसे। और प्लस का मतलब ये हो गया जब वो बाहर भी ना जाए और उनकी टॉयलेट अच्छे से भाई साहब साफ सुथरी हो और उसमें पानी भी रहे, ऐसा नहीं है बस टॉयलेट बना के रख दी उसमें पानी आता ही नहीं है। तो ये ODF प्लस का जब उसे टैग दिया जाता है किसी विलेज को, सिटी को, किसी को भी, तो उन्हें ODF प्लस का टैग देना, इसमें सर्वेक्षण में ये देखा जाएगा कितने कितने विलेज एरियाज में कितने विलेज को ODF प्लस का स्टेटस दिया गया है। और इसमें ये देखा जाएगा कि लोगों का बिहेवियर इसमें 2021 का जो सर्वेक्षण है लोगों का बिहेवियर देखा जाएगा इसमें। और ये जो सर्वेक्षण है विलेज, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल पे रैंकिंग दी जाती है इसमें। अगर जो ज़्यादा मान लो साफ़ सुथरा है, अच्छी फैसिलिटी है, टॉयलेट की सैनिटेशन फैसिलिटी है, और लोगों का फीडबैक लिया जाएगा, लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, अगर ये सब सही है तो उन्हें रैंक दी जाती है। लगभग इसमें 17,475 गांव 698 डिस्ट्रिक्ट में 17,475 गांवों का सर्वेक्षण किया जाएगा। इसमें लगभग 87,250 पब्लिक प्लेसेस का सर्वेक्षण किया जाएगा, जैसे स्कूल्स वगैरह में सर्वे होगा, आंगनवाड़ी का सर्वे होगा, पब्लिक हेल्थ सेंटर होते हैं जो छोटे डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल, उनका हाट बाजार या रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, टेम्पल वगैरह, उनका सर्वे किया जाएगा। लगभग 1,74,750 हाउस होल्ड मतलब घरों का जाके इंटरव्यू लिया जाएगा और उनका फीडबैक लिया जाएगा कि आपके गांव में साफ़ सफाई रहती है नहीं, जो पब्लिक टॉयलेट बने हुए हैं वो साफ़ रहते हैं नहीं, उनमें पानी आता है नहीं, तो ये कुछ सर्वेक्षण किया जाएगा। और इंटरनेट के जरिए भी सिटीजन का फीडबैक लिया जाएगा, इंटरनेट के जरिए लिया जाएगा, ऑनलाइन सर्वे की जाएगी। नेक्स्ट इसमें बैकग्राउंड ये देखो, ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन ये कराती है सर्वेक्षण, और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर ये डिपार्टमेंट काम करता है। ये जो स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण है, ये देखो सिर्फ इसमें रैंकिंग ही नहीं दी जाती है, इसमें एक तरह से क्रिएट किया जाता है जन आंदोलन, यानी कि पीपल्स मूवमेंट। लोगों को अवेयर किया जाता है, जागरूक किया जाता है कि भाई साहब वो सैनिटेशन फैसिलिटी के बारे में अवेयर हों और इस पर फोकस किया जाए, लोग अपने घरों में सैनिटेशन फैसिलिटी उपलब्ध कराएं और उसको टॉयलेट वगैरह को यूज भी करें। ये इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट को रैंकिंग दी जाती है ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की परफॉर्मेंस देखी जाती है, इसके बेस्ड पे रैंकिंग दी जाती है। और देखो जब डिस्ट्रिक्ट की रैंकिंग दी जाती है तो एक दूसरी जो डिस्ट्रिक्ट है वो कॉम्पीट करती है, मुकाबला करती है ताकि वो फर्स्ट आए, तो इस तरह से वो सैनिटेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसके जरिए। नेक्स्ट है कि जो इसमें वेटेज दी जाती है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण में, इस सर्वे में वो किस आधार पे, किस बेस पे वेटेज दी जाती है। देखो 30% जब रैंकिंग निकाली जाती है ना, रैंकिंग में वेटेज किसकी दी जाती है, 30% वेटेज दी जाती है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ सैनिटेशन, मतलब जो पब्लिक प्लेस पे टॉयलेट वगैरह बनाई गई हैं वो साफ़ सुथरी हैं नहीं, उसमें पानी आता नहीं आता, 30% इस पे दी जाती है। और 35% सिटीजन के फीडबैक। देखो सिटीजन का फीडबैक भी अच्छा होना चाहिए कि वो कहे हाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे सैनिटेशन फैसिलिटी हैं उपलब्ध और उनमें पानी वगैरह आता है, साफ़ सफाई रहती है। अगर वो फीडबैक अच्छा देंगे तो 35% उस पर वेटेज दी जाती है और 35% दी जाती है सर्विस लेवल प्रोग्रेस पे, कि उनमें सर्विस दी जाती है सैनिटेशन के लिए या नहीं। तो इसका ये 35 प्लस 30 तो 100% ये रैंकिंग इनके 3 क्राइटेरिया के बेस पे दी जाती है इसमें। नेक्स्ट टॉपिक है अपना रिक्रूटमेंट ऑफ इंडियन सिटीजन टू वर्क इन द पुर्तगीज रिपब्लिक। देखो पुर्तगाल एक कंट्री है, कहाँ पे है, देखो ये यूरोप का मैप देख रहे हो आप, स्पेन के साइड में ये पुर्तगाल है, ये आपको ब्राउन कलर का दिखाई दे रहा है छोटा सा कंट्री। तो पुर्तगाल के साथ अभी इंडियन सिटीजन मतलब यूनियन कैबिनेट ने एक एग्रीमेंट किया है कि इंडियन सिटीजन को, भारतीय नागरिक को वहाँ पे काम करने के लिए भेजा जाए वर्कर की तरह, तो इन्हें काम मिलेगा पुर्तगाल में। तो पुर्तगीज रिपब्लिक यानी कि पुर्तगाल कंट्री ने और इंडिया ने ये अभी समझौता किया है, एग्रीमेंट किया है। इसमें क्या है, इस एग्रीमेंट के अंदर एक जॉइंट कमेटी बनाई जाएगी, दोनों कंट्रीज मिलकर बनाएंगी जॉइंट कमेटी, वो देखेंगे इस एग्रीमेंट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है। इसमें देखो जो भी स्किल्ड वर्कर है या अनस्किल्ड वर्कर है उनको भेजा जाएगा, क्योंकि देखो कोविड-19 की वजह से लोगों की जॉब छूट गई है और लोग वापस आ गए इंडिया में, तो इनको भेजा जाएगा। अगर पुर्तगाल में जॉब उपलब्ध है तो हमारे इंडिया से भेजा जाएगा यहाँ से, तो इंडियन वर्कर को जॉब अपॉर्चुनिटी दी जाएंगी, मौके दिए जाएंगे पुर्तगाल में काम करने के लिए। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मैकेनिज्म होगा जिसमें एक एग्रीमेंट हुआ है,
यानी कि पूरे वर्कर की जानकारी होगी, कितने वर्कर जा रहे हैं नहीं जा रहे, गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा होगा दोनों साइड पे। अब तो ये जान लेते हैं कि इंडिया और पुर्तगाल के बीच में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कैसे रहे, कैसे संबंध रहे इंडिया और पुर्तगाल के। देखो इंडिया के रिलेशन पुर्तगाल से फ्रेंडली रहे हैं। रिलेशन 1947 के बाद शुरू होते हैं इंडिया और पुर्तगाल के, जब भारत आज़ाद होता है। इंडिया की जब इंडिपेंडेंस हुई तो डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए 1949 में, लेकिन ये रिलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चले। 1950 के बाद, क्योंकि पुर्तगाल से कहा था इंडिया ने, क्योंकि इंडिया ने देखो इंडिया में क्या है, पुर्तगाल ने गोवा और दमन एंड दीव जो टेरिटरी है, जो हमारी यूनियन टेरिटरी है, दमन दीव, दादर नागर हवेली और गोवा, इन पे कब्जा कर रखा था। ये पुर्तगाल के कब्जे में थे। जैसे ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसके इंडिया, पूरे इंडिया को लगभग सारे इंडिया को उसने कैप्चर किया हुआ था, तो ब्रिटिश छोड़ के गया था जब आज़ादी के बाद, पुर्तगाल नहीं गया। पुर्तगाल क्या है, ये 1961 तक रहा गोवा, दामन दीव, दादर नागर हवेली में। तो ये इंडिया गवर्नमेंट ने इसको कहा कि भाई साहब आप क्यों छोड़ के नहीं जा रहे हो, आप गोवा ये हमारा ही पार्ट है इंडिया का, आप छोड़ के जाइए, लेकिन इसने मना कर दिया। तो भाई साहब खटास पैदा हो गई पुर्तगाल और इंडिया के रिश्तों में। तो 1955 में दोनों कंट्री के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे वो कट हो गए, मतलब बिगड़ गए। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने भाई साहब एक ऑपरेशन विजय चलाया, इंडिया की मिलिट्री ने, गोवा को आज़ाद कराने के लिए। मिलिट्री के दम पे इन पुर्तगाल के लोगों को यहाँ से भगाया गया, पुर्तगीज गवर्नमेंट का कंट्रोल हटाया गया और फिर 1961 में गोवा को इंडिया के अंदर मिलाया गया। तो पुर्तगीज ये रहे 1961 तक, तो लगभग 450 साल तक पुर्तगीज रहे थे, यहाँ पे रूल किया था इंडिया में। 1974 में फिर इंडिया और पुर्तगाल के बीच में ट्रीटी साइन हो गई, इसने मान लिया, और फिर दादर नागर हवेली, दमन एंड दीव और गोवा इंडिया की सॉवरेंटी हो गई, मतलब इंडिया के कब्जे में थे, अब इंडिया के कब्जे में ही है। और पुर्तगाल ने ये मान लिया इस ट्रीटी के जरिए 1974 जो संधि हुई थी। इस ट्रीटी के बाद फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन एस्टेब्लिश हुए इंडिया और पुर्तगाल के बीच में। तो 1974 के बाद कैसे रिलेशन रहे, दोनों कंट्री के बीच में कोऑपरेट इंक्रीज हुआ, मल्टीलैटरल लेवल पे कोऑपरेट इंक्रीज हुआ। सहयोग कौन कौन से थे, देखो पुर्तगाल हमेशा से सपोर्ट करता है इंडिया की, जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट की जो डिमांड है वो पुर्तगाल सपोर्ट करता है कि इंडिया को भी यूएनएससी का परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अक्टूबर 2005 में पुर्तगाल ने दो टेररिस्ट थे जो इंडिया ने डिक्लेयर कर रखे थे, इंडिया डिमांड करता था, अबू सलेम और मोनिका बेदी, इनको एक्स्ट्राडाइट किया, मतलब एक्स्ट्राडाइट का मतलब होता है भेजा, ये इंडिया में भेजा पुर्तगाल ने इन दो आतंकवादियों को। नेक्स्ट है कि अक्टूबर 9, 2015 में पुर्तगाल फर्स्ट यूरोपियन कंट्री बना और वेस्टर्न कंट्री भी फैला बना कि ईस्ट एशिया समिट के बाहर किसी कंट्री ने, ये ईस्ट एशिया समिट है उसके बाहर फोर्थ कंट्री बना कि इसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी कि एग्रीमेंट साइन किया इंडिया के साथ नालंदा यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए। तो यही था इनके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है अपना 13th ब्रिक्स समिट। ये 13th समिट यानी कि मीटिंग होने वाली है, ये ब्रिक्स की स्टार्ट हो गई है 2021 की, और इसे इंडिया चेयर करेगा 2021 की को होस्ट करेगा, इंडिया चेयर करेगा। चेयरमैनशिप किसके पास है 2021 की, इंडिया के पास। ये तीसरी बार इंडिया के पास चेयरमैनशिप है ब्रिक्स समिट की। 2012 में पहली बार चेयरमैन बना था, 2016 में दूसरी बार और 2021 में तीसरी बार आई है। ये देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आती है। ब्रिक्स के 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं, ये ब्रिक्स जैसे है, पहले ब्राज़ील, रसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे चलता रहता है। फिर ब्राज़ील रहेगा चेयरमैन, तो एक एक साल के लिए चेयरमैनशिप ये इनके बीच में घूमती रहती है। इस साल की देखो ये जो समिट हो रहा है ये 15th एनिवर्सरी है किसकी, ब्रिक्स की। 2006 में ये बना था भाई साहब, 2006 से ये 15th एनिवर्सरी हो गई, मतलब 15वां जन्मदिन है ब्रिक्स का। लेकिन मीटिंग 13th है, क्योंकि मीटिंग होना, एनुअल मीटिंग होना 2009 से स्टार्ट हुई थी, तो 13वीं मीटिंग है, लेकिन इसको बने 15 साल हो गए। और इस साल की जो थीम है ब्रिक्स एट 15, उस साल की थीम है इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। इसके कौन कौन से ब्रिक्स के प्रायोरिटी एरिया हैं जब चेयरमैनशिप इंडिया के हाथ में, तो कौन कौन से एरिया पे फोकस किया जा रहा है। देखो इसमें मल्टीलेटरल सिस्टम, काउंटर टेररिज्म मतलब आतंकवाद को मिटाने के लिए, एलिमिनेट करने के लिए कुछ कदम उठाना, डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हासिल करना, पीपल टू पीपल एक्सचेंज बढ़ाना, मतलब ब्रिक्स की जो कंट्री है उनमें पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़े, यानी कि एक दूसरी कंट्री की कल्चर भी एक्सचेंज हो एक दूसरी कंट्री के बीच में। तो ये सब कुछ इसमें टारगेट रखा है।
बैकग्राउंड क्या है देखो, ब्रिक्स का क्या है, 3.6 बिलियन पीपल को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वर्ल्ड की लगभग लगभग आधी पॉपुलेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। 42% लगभग इसमें पॉपुलेशन ब्रिक्स में आती है, ब्रिक्स के देशों में, क्योंकि आपको पता है इंडिया चाइना की तो पॉपुलेशन वैसे ही सबसे ज़्यादा है। इस समिट में देखो 16.6 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर की जीडीपी, ये पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 16.6 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन करता है ब्रिक्स। ब्रिक्स का जो ग्रुप है देखो, इसमें 5 कंट्री हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये कॉन्टिनेंट देख सकते हो आप यहाँ से। जो साउथ अमेरिका से देखो, इसमें एक कंट्री है ब्राज़ील, और साउथ अफ्रीका से एक है साउथ अफ्रीका, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से साउथ अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट से, मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट से एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, और एक है आपका 3 कंट्री है ये एशिया से है, एशिया, और रसिया आपको पता है यूरेशिया से, मतलब इसका यूरोप की कंट्री में भी आता है और एशिया में भी आता है। तो लगभग 1 2 3 4 कॉन्टिनेंट इसमें रिप्रेजेंट हैं इस ब्रिक्स के ग्रुप में। ये इंडिया आपका, ये चाइना और रसिया, जो ये रिप्रेजेंट करती है 42% पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है ब्रिक्स, और 23% जीडीपी पूरे वर्ल्ड की, और 30% टेरिटोरियल एरिया। ग्लोबल ट्रेड ये 18% लगभग ग्लोबल ट्रेड होता है। ये जो ब्रिक नाम दिया था देखो, ब्रिक्स बनने से पहले ये ब्रिक बना था पहले, और ये ब्रिक नाम दिया था एक जिम ओ नील नाम के आदमी थे, गोल्डमैन सैक नाम की ऑर्गेनाइजेशन है उसके थे, ये जिम ओ नील आदमी हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री, उन्होंने नाम दिया था 2001 में। फिर उसके बाद ये 2006 में ये ग्रुप बना और इन्होंने स्टार्ट किया अपनी डायलॉगशिप, यानी कि 2006 में बनकर तैयार हो गया ब्रिक, और 2009 से इनकी एनुअल मीटिंग होने लगी। लेकिन 2010 में इन्होंने एक कंट्री और ऐड कर लिया, साउथ अफ्रीका, तो ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया ये। तो यही थे इस लेक्चर में बस।